तो आज का टॉपिक है डोजेस कंपनसेशन। ठीक है, अब डोजेस कंपनसेशन, पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इसमें बताती हूँ और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने जो देखा था उसी में कुछ कुछ टर्म्स आपको बताती जाऊंगी अभी, क्योंकि आपको डोजेस कंपनसेशन तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ पहले मैं वो टर्म समझा दूं। ठीक है, पहले वो टर्म समझा दें, फिर इसके साथ आपको कुछ टर्म्स जुड़े हुए हैं जो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम पहले वो समझ लें। और कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? चलिए एक वेटिंग रूम का देख लेते हैं। चलिए, तो कुछ टर्म समझा देती हूँ और वो टर्म इससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको एक सिंपल अगर हम बताएं तो आपको दिया हुआ है, एक मिनट एडमिट करें, आपको दिया हुआ है, हमेशा यही दिया रहता है। इसके क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं। आपका टॉपिक जो है वो है डोजेस कंपनसेशन। ठीक है, डोजेस कंपनसेशन इज द टॉपिक, बट ये टॉपिक के अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, किसी को ये नहीं दिखे या कुछ इसमें आवाज में या बोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीन वगैरह का हम सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे और जीन वगैरह सबका रोल हम देखेंगे। पर पहले इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका सीधा टॉपिक है डोजेस कंपनसेशन, लेकिन हम इसको आपको ये कई तरीके से आता है। इस प्रोसेस को समझाने के लिए हम जो हाइपोथेसिस को यूज करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं लॉरेंस हाइपोथेसिस। लॉरेंस, ठीक है, LYONS। तो लॉरेंस हाइपोथेसिस इज नथिंग बट इट इज द hypothesis which is used to अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डोजेस कंपनसेशन। या हम ये बोलते हैं कि अगर ये जो मैकेनिज्म है उसको समझाने के लिए हम जो थीसिस यूज करते हैं, उसको मैकेनिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं। चूंकि ये इन्होंने समझाई थी इसलिए हम इनको लॉयन हाइपोथेसिस कहते हैं, और प्रोसेस या मैकेनिज्म को हम लॉयनाइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको लॉयन हाइपोथेसिस आती है तो भी लॉयन हाइपोथेसिस आती है तो भी आपको डोजेस कंपनसेशन ही लिखना है, और या लायनाइजेशन आता है तो भी आपको लिखना है यही। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़े सी हाइपोथेसिस में कौन से पॉइंट लिखना है वो भी हम देखेंगे। तो पहले आपको टर्म बता दो। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझाने के लिए जिससे हम समझाते हैं, एक मिनट है ना, कोई अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो मुझे बता देना कि मैं यहाँ से एडमिट तो कर रही हूँ, लेकिन तो ये चीज हो गई पहली। ठीक है, पहले ये चीज हो गई कि हमको देखना ये है कि डोजेस कंपनसेशन सीधे पूछ लेंगे या आपको एक हाइपोथेसिस के नाम से पूछेंगे। तो उस हाइपोथेसिस को हमने बोला है लॉरेंस हाइपोथेसिस। मैकेनिज्म पूछ लिया तो वो लायनाइजेशन है। सब में एक ही चीज आएगी, कंपनसेशन अपन समझा रहे हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी सेक्स क्रोमेटीन करके शॉर्ट नोट आता है या पूछ लिया जाता है, तो वो भी वही है, सेक्स क्रोमेटीन करके पूछ लिया जाता है। सबने पढ़े होंगे ये टर्म कहीं ना कहीं, और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, सेक्स क्रोमेटीन आपसे पूछ लिया जाएगा जब आप प्रैक्टिकल करते हो। तो एक प्रैक्टिकल होता है और उसमें हम सेक्स क्रोमेटीन, या उसको हम बोलते हैं, सेक्स क्रोमेटीन को हम एक नाम से और जानते हैं, हम उसको बार बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुए, नहीं तो चाहे जेनेटिक्स वाले हों या जूलॉजी वाले हैं, वहां पर आपको निकालने को दे दिया जाता है कि बार बॉडी निकालिए। तो ये सब चीज इससे रिलेटेड है। ठीक है, डोजेस कंपनसेशन हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन डोजेस कंपनसेशन को समझाने के लिए ये जो साइंटिस्ट थे लॉयन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसको हमने लॉयन हाइपोथेसिस बोला। इस मैकेनिज्म को हम लायनाइजेशन बोलते हैं। सेक्स क्रोमेटिन भी इसी से रिलेटेड एक टर्म है, या बार बॉडी।
ठीक है। अब मैं सिंपल बताती हूँ डोजेस कंपनसेशन होता क्या है, क्योंकि वो सिंपल चीज समझोगे फिर आप जीन के रोल सब में अलग अलग एनिमल में ये प्रोसेसिंग बताई हुई है। हमने 3 एग्जांपल लिए हैं इसमें, एक ड्रोसोफिला का लिया है, एक ह्यूमन का लिया है और एक निमेटोड का लिया है, सी इलिगेंस। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म समझाने के लिए अलग अलग जीन का रोल आएगा। तो इसलिए पहले हम सिंपल आपको बता देते हैं कि ये मैकेनिज्म एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं एक्चुअली में ये इवेंट तो बहुत सिंपल है। हमको पता है, कल मैंने आपको बोला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से कर लेना। बहुत सारे हमने जीन का रोल बताया था और मटेरियल आपको आज भेज देंगे। तो हमने देखा था कि एक्चुअली में ह्यूमन और ड्रोसोफिला में अगर हम क्रोमोसोम के हिसाब से देखें तो मेल जो होता है वो XY होता है और फीमेल जो होती है वो XX होती है। मतलब इनमें फीमेल जो है होमोगेमेटिक है और मेल जो है वो क्या है, हेट्रोगेमेटिक है। ठीक है, ये हमने देखा था। हाँ, ठीक है, ये हमने कल देखा था। सभी लोग एडमिट हो गए ना, कोई वेटिंग लिस्ट में अगर है तो मुझे बता देना। तो यहाँ हमने देखा कि फीमेल जो है 2 X क्रोमोसोम है, मेल जो है उसमें एक X से एक Y है, इसलिए मेल हेट्रोगेमेटिक है। तो होता क्या है, लेकिन डोजेस कंपनसेशन की मैकेनिज्म दोनों में अलग अलग है। होता क्या है कि यहाँ पर X क्रोमोसोम डबल होने की वजह से X क्रोमोसोम लार्ज होता है साइज में, और हमको पता है कि क्रोमोसोम पे ही जीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये लार्ज होता है तो 2 X क्रोमोसोम है, तो क्या हो रहा है कि जीन की जो डोज है वो डबल हो रही है फीमेल में। जीन की डोज डबल हो रही है, तो उस डोज को कंपनसेट करने के लिए इन दोनों क्रोमोसोम में से रैंडम चॉइस होती है। नहीं तो आप सोचो, क्योंकि एक एक्स जो है पैटर्नल है, एक एक्स जो है मैटरनल है, तो किसी सेल लीनिएज में पैटर्नल वाला इनएक्टिव हो जाता है, किसी में मैटरनल वाला हो जाता है, ये रैंडम होता है। लेकिन जिस सेल में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है, और दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम जब इनएक्टिव हो जाता है, और वो इनएक्टिव होने का कारण क्या है कि जो डोज है उसको कंपनसेट करना है। उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है जो ह्यूमन में होता है। अब हम बाकी के 2 तरीके और देखेंगे कि और कौन सी मैकेनिज्म है जिससे डोजेस कंपनसेशन होता है। डोजेस कंपनसेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जिसमें फीमेल होमोगेमेटिक होती है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जीन जो है डबल हो जाएंगे। उन जीन के डबल अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए ह्यूमन में ये प्रोसेसिंग होती है कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक इनएक्टिव हो जाता है, और ये जो इनएक्टिव क्रोमोसोम है यही जाके बनाता है बार बॉडी। इस बार बॉडी को देखने के लिए हमको उस क्रोमोसोम में स्टेनिंग करनी पड़ती है, और इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, क्योंकि कोई चीज अभी इनएक्टिव होती है तो वो कंडेंस्ड हो जाती है। इसीलिए हमको बार बॉडी देखने के लिए इंटरफेज वाली स्टेज जो है उसमें देखना पड़ता है, तो हमको कंडेंस्ड फॉर्म में वो क्रोमेटिन दिखाई देता है, और उसी को हम सेक्स क्रोमेटिन बोलते हैं या बार बॉडी बोलते हैं। तो किसी भी फीमेल में बार बॉडी निकालने का तरीका ये है कि जितने उसमें क्रोमोसोम है उसका -1 कर दो। फीमेल में जनरली फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, तो उसमें से 2 में से -1 कर दिया अगर हमने, तो बार बॉडी हो जाएंगी 1। नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी 1 होती है। जैसे जैसे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जैसे टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है, तो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में हमको बार बॉडी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है और 1 - 1 0 हो जाएगा। इसीलिए टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में बार बॉडी दिखाई नहीं देती। अगर ह्यूमन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो मेल होता है वो मेल होता है, उसमें ये स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ भी मेल में हमको 1 बार बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम हो गए, 2 - 1 = 1। तो बार बॉडी निकालने का तरीका ये होता है कि हम जितने क्रोमोसोम है उसमें से -1 कर दें। ये होता है किसमें, ह्यूमन के केस में। तो डोजेस कंपनसेशन अगर हम ह्यूमन के केस में समझाएं तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स में से एक रैंडमली एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आए, एक पैटर्नल होगा एक मैटरनल होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक इनएक्टिव हो जाता है, कभी पैटर्नल वाला कभी मैटरनल वाला, और रैंडमली ये सिलेक्शन होता है। ठीक है, और वो इनएक्टिव क्रोमोसोम ही
क्या होता है, बार बॉडी बनाता है, जिसको हम सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं। किसी भी फीमेल में बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला होता है, उसमें जितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें से -1 कर देते हैं, बार बॉडी निकल आती है। नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी होती है 1। अगर टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है तो वो एबनॉर्मल केस है, उसमें बार बॉडी नहीं होगी क्योंकि एक्स क्रोमोसोम 1 है, 1 - 1 0 होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है XXY होता है इसमें, इसलिए इसमें 2 - 1 यानी 1 बार बॉडी हमको एबनॉर्मल जो सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, मेल होता है लेकिन तो भी उसमें हमको एक बार बॉडी दिखाई देती है। तो ये डोजेस कंपनसेशन है। अब हम देखेंगे अलग अलग, हमने ह्यूमन के केस में तो देख लिया कि 2 में से 1 इनएक्टिव हो गया, लेकिन ये कैसे इनएक्टिव हो गया, क्या मैकेनिज्म है, और एनिमल में भी क्या यही मैकेनिज्म होती है क्या? नहीं, ड्रोसोफिला में दूसरी मैकेनिज्म होती है, सी इलिगेन में दूसरी मैकेनिज्म होती है। तो अब हम डोजेस कंपनसेशन पर्टिकुलर उठाएंगे टॉपिक, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म होते हैं, किन जीन का इनमें रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक की? तो हमारा अब टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हमने कल ड्रोसोफिला में पूरी मैकेनिज्म देख ली, ड्रोसोफिला में कैसे मैकेनिज्म होती है, हमने एसएक्सएल प्रोटीन का रोल देखा, फिर हमने DSM-1 का देखा, और ये मैंने एक एग्जांपल बताया था। प्लस साथ में ये भी ध्यान में रखना, कल मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के नंबर जो होते हैं उससे डिसाइड होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता, हालांकि मेल जो होता है वो XY होता है, जैसे ह्यूमन में होता है वहां भी। तो ये हमने मैकेनिज्म पूरी देखी थी। अब हम पर्टिकुलर अपने टॉपिक पे आते हैं, और ये आपको डोजेस कंपनसेशन जो है, मुझे बताना कि दिख रहा है या नहीं, डायग्राम अभी बताऊंगी, पहले थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन हम देख लें। ये सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली में क्या होता है, हमने पूरी जो डोजेस कंपनसेशन है, मैंने आपको एक जस्ट आउटलाइन दी कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, डबल डोज ना हो जाए जीन की, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो डबल डोज ना हो जाए, इसीलिए ह्यूमन जो फीमेल होती है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, और वही इनएक्टिव क्रोमोसोम जो होता है वो हमको बार बॉडी के फॉर्म में दिखाई देता है। बार बॉडी देखने के लिए हमको इंटरफेस जो क्रोमोसोम है फीमेल का, इंटरफेस वाली स्टेज में देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो भी एनिमल हम देखते हैं तो वहां हमने देखा कि देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन बिटवीन द सेक्सेस। हमको पता है कि एक्स क्रोमोसोम होंगे तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कुछ जीन होंगे। तो अब जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है उसमें वहां इम्बैलेंस हो जाएगा, एक्स लिंक्ड जीन जो है उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। वन सेक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्स में दो एक्स क्रोमोसोम है, जबकि एक में एक ही है। तो यहाँ हम पर्टिकुलर ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है जीन का, जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, उन जीन का जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम एक मैकेनिज्म जो है उससे हम उसको कंपनसेट करते हैं, जिससे कि जो इम्बैलेंस है वो ना रहे वहां पर। और इम्बैलेंस किसमें ना रहे, जो एक्स लिंक्ड जीन है, क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन डबल हो जाएंगे फीमेल में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म फॉलो होती है जिसको हम बोलते हैं डोजेस कंपनसेशन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है डोजेस कंपनसेशन, अगर ये इम्बैलेंस अगर करेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर वहां पर एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देंगी आपको। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि डोजेस कंपनसेशन को जिस हाइपोथेसिस या जिस साइंटिस्ट ने समझाया था उसके लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम लॉयंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये जो लॉयंस हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट ने बताया था कि जब अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, तभी एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इस डोजेस कंपनसेशन को समझाने के लिए लॉयन ने 1962 में, ये इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि डोजेस कंपनसेशन को समझाने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिव होता है, तो लॉयन हाइपोथेसिस पर्टिकुलर ह्यूमन के केस में अप्लाई होगी, बाकी एनिमल में कुछ और मैकेनिज्म है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए वहां पर डोजेस कंपनसेशन को समझाने के लिए लॉयन ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसको लॉयन हाइपोथेसिस बोलते हैं। 1962 में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने की प्रोसेस को हम लायोनाइजेशन कहते हैं।
ठीक है। और वो इनएक्टिव क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो हमको फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में वो इनएक्टिव क्रोमोसोम बार बॉडी के फॉर्म में दिखाई देता है। और ह्यूमन फीमेल, नॉर्मल फीमेल अगर होगी तो उसमें वन बार बॉडी होती है। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें से आप -1 कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी, पर्टिकुलर लॉयन हाइपोथेसिस आएगी तो ह्यूमन का केस होगा। डोजेस कंपनसेशन लेकिन अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, पर डोजेस कंपनसेशन का सीधा मतलब है कि जो एक्स लिंक्ड जीन है उनका इम्बैलेंस हो रहा है, और इस इम्बैलेंस को हम कैसे करेक्ट करें, क्योंकि अगर वो इम्बैलेंस करेक्ट नहीं होगा तो वो एबनॉर्मेलिटीज में बदल जाएगा एंड अरेस्टेड डेवलपमेंट भी जो है वो अरेस्ट हो जाएगा, आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डोजेस कंपनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब अलग अलग एनिमल में डोजेस कंपनसेशन को अलग अलग तरीके से हम दिखाएंगे। अगर हम मैमल की बात करेंगे तो मैमल में जैसे माइस की बात कर लें या ह्यूमन की बात कर लें, तो एक्टिव डोजेस कंपनसेशन करने के लिए वहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइस और ह्यूमन की बात करते हैं तो डोजेस कंपनसेशन बाय इनएक्टिवेटिंग वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट हैज इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल। ये कब हो जाता है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज है वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन वॉल में, वहीं पर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही एक्स का इनएक्टिवेशन इनिशिएट हो जाता है फीमेल एम्ब्रियो में, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, यानी ह्यूमन के केस में अपन ब्लास्टूला फिर गैस्ट्रोला ये सब बनते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट की स्टेज है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट जो है फीमेल्स में, जब ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट हैज इम्प्लांटेड, इम्प्लांट जब हो जाता है यूटेराइन वॉल में, तब यहाँ पर इनएक्टिवेशन होगा मैमल के केस में, जिसमें माइस और ह्यूमन का हमने लिया है। और जैसे ही एक्स इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा फीमेल एम्ब्रियो में, ये फिर सारी सोमेटिक सेल में थ्रू आउट द लाइफ ये मेंटेन रहेगा। लेकिन ये रैंडम है, दोनों में से कौन सा एक्स क्रोमोसोम है, किसी सेल लिनिएज में पैटर्नल होगा, किसी में मैटरनल होगा, और जिसमें एक बार जो इनएक्टिव हो गया फिर वो सेल लाइन में आगे वही, वो सेल लिनिएज में वही इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, for example female mice heterozygous for a coat pigment gene carried on the X chromosome have patches of color on their coat produced by clones of epidermal cell that express the X chromosome with the pigment gene। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, और एक एग्जांपल लिया है क्योंकि X क्रोमोसोम से लिंक्ड जो जीन है उनका हमको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिए कौन कौन से जीन जो है वो दिखाए गए हैं। अब हम आते हैं इनकी मैकेनिज्म पे। अब आप यहाँ पर देखोगे डोजेस कंपनसेशन के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म फॉलो होती है, लेकिन अगर हम मैमल का केस देखें, सभी को ये दिख रहा है, अगर हम मैमल्स का केस देखें तो हम देखते हैं कि फीमेल जो होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, मेल में 1 होते हैं। ठीक है, तो मैमल के केस में इन दो में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। मैमल में यही प्रोसेस फॉलो होती है, ये सभी को दिख रहा है, फीमेल में 2 होंगे, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो गया। और जब आप ये यहाँ पर भी इसको देखते चले जाना कि अब आप देख रहे हो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, तो इसका भी जो प्रोडक्ट है और इसका भी जो प्रोडक्ट है वो 1:1 में होगा। मैमल्स इनएक्टिवेट वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, यहाँ पर आप देख रहे हो उन दोनों में से उन्होंने क्या किया, एक को इनएक्टिव कर दिया। अब क्योंकि एक को इनएक्टिव कर दिया तो इसका ट्रांसक्रिप्ट और इसका ट्रांसक्रिप्ट अब बैलेंस हो गए 1:1 के। हमको बैलेंस करना है, या तो आप एक को इनएक्टिव कर दो, एक मैकेनिज्म ये हो गई। तो ये क्लियर हुई। मैमल में क्या हुआ, 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, मेल में है एक, 2 है तो डबल हो जाएगी डोज, तो दोनों में से एक क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब इसका और मेल का दोनों का जो ट्रांसक्रिप्शन निकलेगा या दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा जीन का, वो 1:1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ मैमल के केस में। अब हम आते हैं ड्रोसोफिला के केस में। ड्रोसोफिला में भी हमको पता है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक एक्स एक वाई होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन नहीं करते। यहाँ आप देख रहे हो 2:1 के रेशियो में है, यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक है,
तो ये ऐसा भी तो कर सकता है कि ये अपना ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा दे मेल, तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म से डोजेस कंपनसेशन होता है, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन। और मेल ने अपना इस एक्स क्रोमोसोम का ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर दिया, तो ये भी डबल और ये भी 2, अब इनका रेशो फिर से इक्वल हो गया 1:1। तो या तो 2 में से एक इनएक्टिव हो गया तो उन्होंने 1:1 में बना दिया, लेकिन ड्रोसोफिला में इनएक्टिव होके नहीं करता, ये मेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ आप देख रहे हो ट्रांसक्रिप्ट जो है, अब ये अगेन आपको ये डबल तो रहेंगे और ये इसने भी अपना डबल कर दिया, तो अब इनका रेशो फिर से 1:1 हो गया। सी लिगेंड्स विच इज अ निमेटोड, क्योंकि हमको डोजेस कंपनसेशन दिया है तो सारे जिनमें होता है उनमें देखना पड़ेगा, तो सी लिगेंड्स की केस देखते हैं। हाँ ये जीन इनएक्टिव ये सिर्फ ममल्स में हुआ है ना, ड्रोसोफिला में नहीं हुआ है। हाँ, ड्रोसोफिला में इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन, डोजेस कंपनसेशन के लिए उन्होंने जो मैकेनिज्म अप्लाई किए ना, वो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दिया है मेल में, जहां पर 1 था ना, समझ गए? तो ये मैकेनिज्म में अलग अलग, अगर मैमल में आपको आता है या पर्टिकुलर ह्यूमन के केस में, मैमल में अपन ह्यूमन का ही लेते हैं, तब आपको लॉयन हाइपोथेसिस बतानी है, इनमें लॉयन हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं होती। और बार बॉडी भी जो होती है वो मैमल के केस में हमको बार बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, तो वो जो इनएक्टिव क्रोमोसोम है ना, वो कंडेंस्ड फॉर्म में हमको इंटरफेस में दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि लॉयंस हाइपोथेसिस, बार बॉडी, ये सब मैमल के केस में अप्लाई होती, क्योंकि इसी में एक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। यहाँ पर डोजेस कंपनसेशन तो होता है, ठीक है, ड्रोसोफिला कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट में आता है, तो यहाँ पर भी डोजेस कंपनसेशन है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं, ये जो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम था, इन्होंने अपने ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म इन्होंने अप्लाई किए हैं वो इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन, ये ठीक है। तो जो इंक्रीज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 बनने थे, 2 है तो 2 ही बनेंगे, यहाँ पर 1 बनना था तो उसने 1 की जगह इसको बढ़ा लिया, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर दिया, इसीलिए ये अगेन दोनों बराबर हो गए 1:1। तो कंपनसेशन का मतलब तो यही है कि डोज को आपको या तो आप कम कर दो या आप बढ़ा दो, 2 में से कोई एक चीज अप्लाई कर सकते हो। अब लेकिन सी लिगेंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो सी लिगेंड एक निमेटोड होता है, ठीक है, निमेटोड होता है, तो यहाँ पर हमको या तो हर्माफ्रोडाइट दिखते हैं, ठीक है, या मेल दिखते हैं। अगर हर्माफ्रोडाइट है तो वहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल है तो वहां पर 1 होते हैं, इस तरह से इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आपको दिया, इसमें दिया नहीं है किसी को भी, इसलिए मैंने इसका डिटेल नहीं बताया, इसका सिर्फ डोजेस कंपनसेशन में हमने ले लिया। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। अब ये क्या करे कि इनएक्टिव नहीं कर रहा मैमल की तरह, मैमल ने क्या किया था, इनएक्टिव कर दिया, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ये डिक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये रेशियो बराबर हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीज करके बराबर कर देगा, यहाँ पर डिक्रीज करके कर देगा, यहाँ पर इनएक्टिव कर देगा। तो 3 मैकेनिज्म इन्होंने अप्लाई कर दिए हैं, और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो मैमल्स के लिए पूछी जाती है, डोजेस कंपनसेशन। तो मैमल्स में डोजेस कंपनसेशन को समझाने के लिए लॉयन ने 1962 में एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, और वही इनएक्टिव क्रोमोसोम जो है वो इंटरफेज में हमको बार बॉडी के फॉर्म में दिखाई देता है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी बोलते हैं। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा ये रैंडम होता है, ठीक है। इसीलिए हर फीमेल मैमल के केस में हम मोजेक बोलते हैं, मोजेक मतलब किसी में पैटर्नल वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, किसी में मैटरनल वाला इनएक्टिव होता है, ठीक है, ये होता है। और कब होता है वो हमने देख लिया था कि जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन वॉल में, उस समय इनएक्टिव हो जाता है। तो ये 3 मैकेनिज्म है। 3 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा, ड्रोसोफिला में इंक्रीज कर लिया ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द सिंगल एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन मैमल ड्रोसोफिला इन सी लिगेंड देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम इन वन सेक्स एंड ओनली 1 इन द अदर। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और जिसमें 1 होगा, उसी में ये मैकेनिज्म अप्लाई होगी, क्योंकि जीन के डोज को हमको क्या करना है, कॉम्पनसेट करना है, बैलेंस करना है।
अगर इम्बैलेंस होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है, और प्रॉब्लम्स आएंगी, एबनॉर्मेलिटी आएंगी। तो ऐसे एनिमल्स में होता है, चाहे वो मैमल्स की बात कर लें, चाहे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर लें, चाहे हम निमेटोडा की बात कर लें, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होता है एक सेक्स में और जिसमें एक होता है दूसरे में, वहीं पर इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। मैमल कैसे करते हैं, वहां इनएक्टिवेट कर देते हैं 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम को। ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें मेल जो होता है वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देते हैं। सी लिगेंड्स की बात करते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज कर देते हैं फ्रॉम द एक्स क्रोमोसोम इन हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट अगर होंगे तो वो 2 होंगे, मेल होगा तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा। तो वहां पर ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो भी किसी भी मैकेनिज्म से करें, यहाँ पर दोनों में जो रेशियो है एक्स ट्रांसक्रिप्ट का वो बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो दीज आर द रिजल्ट, रेशियो ऑफ एक्स ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ 1:1, यहाँ भी 1:1, यहाँ भी 1:1। उनको कुल मिला के डोज को मेंटेन करके रखना है, चाहे वो बढ़ा के करें, क्योंकि वो ड्रोसोफिला के केस में बढ़ा के कर देते हैं, इसमें कम करके कर देते हैं। मैमल में तो एबनॉर्मेलिटीज हो जाएगी, तो एक को इनएक्टिव करना पड़ता है। तो पहले ये चीज ये क्लियर हुई, डोजेस कंपनसेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सबकी मैकेनिज्म देखते हैं, है ना, कैसे कैसे आते हैं और कैसे। अब मैं आप बताते जाना मुझे। हाँ, यहाँ से और ये फर्स्ट पैरा पे हम आते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ तो हमने आपको एक मैकेनिज्म बताई। अब मैंने बताया था कि जीन का रोल हम देखेंगे, कौन से जीन का क्या रोल है। तो अभी हमने देखा कि एक्स क्रोमोसोम जो है इनएक्टिव हो जाता है। अब क्या होगा कि हमने जो इनएक्टिव, मैंने बताया था कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कंडेंस्ड पोर्शन जो है उससे जुड़ा हुआ हमको दिखाई देता है बार बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। एंड एक्स इनएक्टिवेशन और ठीक है, तो हमको वो मैमल के केस में अगर हम देखें तो हमको बार बॉडी की फॉर्म में वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम दिखाई देता है। And X inactivation provide an important model for the inheritance of gene expression. Gene expression कैसे होता है, क्योंकि डबल डोज ना हो जाए इसलिए उसको कम करने के लिए एक इनएक्टिव हो जाता है। Whatever the sex chromosome constitution, ये हमने देखा कि चाहे मैंने आपको बताया था नॉर्मल मेल है तो XY होगा, नॉर्मल फीमेल है तो XX है। क्लाइनफेल्टर का केस भी मैंने बताया था XXY है। किसी में जो सुपर मेल XXXY 3 भी होते हैं और Y होते हैं। तो बार बॉडी निकालने का तरीका है कि हम हर एक्स क्रोमोसोम, जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से 1 माइनस कर दें तो बार बॉडी निकल आती है। लेकिन अगर कोई भी केस हो, ये कोई भी केस हो, ये तो नॉर्मल केस हो गया, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हो गया, ये आपका, और दूसरा केस हो गया एबनॉर्मल जिसमें 3 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई। लेकिन किसी भी केस में एक्टिव क्रोमोसोम हमेशा एक्स क्रोमोसोम एक ही होगा, चाहे इसमें 3 है, 3 में से भी एक्टिव एक ही होगा। बाकी आपको किसके फॉर्म में दिखाई देंगे, बार बॉडी के फॉर्म में इनएक्टिव दिखाई देंगे। तो कोई बता सकता है ये वाला जो है इसमें कितने बार बॉडी होंगे, XXXY में कितने बार बॉडी होंगे इसमें? जल्दी आंसर देना, टाइम अपने पास कम है। इसमें कितने बार बॉडी दिखाई देंगे आपको? बार बॉडी इसमें चूंकि एक्स क्रोमोसोम 3 है तो 3 माइनस 1 जो है 2, 2 मैम, 2। तो ये 2 जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, 2 जो है वो इनएक्टिव है, सिर्फ एक्टिव यहाँ पर एक होगा। तो इनएक्टिव निकालने का तरीका भी ये है, जितने बार बॉडी होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो अब चाहे ये केस हो, इसमें बार बॉडी 2 माइनस 1 1 होगा, 1 एक्टिव होगा और 1 इनएक्टिव होगा। तो कितने भी एक्स क्रोमोसोम आ जाए लेकिन उनमें से केवल एक ही एक्टिव होगा और बाकी सारे इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे। और ये हमने देखा ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज स्टेजेस द पैटर्नल एक्स इज इनएक्टिवेटेड एंड दिस परसिस्ट इन द ट्रोफोएक्टोडर्म। हमने देखा था कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वहां पर हम ये देखते हैं कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहां पर ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा। इन द इनर सेल मास आपको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में दिखाई देता है, बाहर की तरफ ट्रोफोएक्टोडर्म की लेयर होती है, अंदर इनर सेल मास होती है, ठीक है। तो इनर सेल मास में however the inactivation of the paternal X is reversed and then random X inactivation take place। पहले अर्ली क्लीवेज में क्या होगा, पैटर्नल वाला इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी ना
तो वो रिवर्स्ड हो जाएगा, पैटर्नल एक्स रिवर्स्ड हो जाएगा और फिर रैंडम डिसाइड होता है कि कौन सा इनएक्टिव होना है. How just one X per diploid nucleus is randomly inactivated is not fully understood. ये अभी तक कुछ मैकेनिज्म नहीं पता है कि कैसे रैंडम ये इनएक्टिवेट होता है. अब हम आगे आते हैं कि एक्चुअली में जो एक्स इनएक्टिवेशन है वो डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम में एक स्मॉल रीजन होता है जिसको हम इनएक्टिवेटिंग सेंटर बोलते हैं. ठीक है, कैसे होता है? तो इसके लिए एक्स क्रोमोसोम में एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम इनएक्टिवेटिंग सेंटर बोलते हैं. उस इनएक्टिवेटिंग सेंटर में एक जीन होता है, स्विच जीन होता है जिसको बोलते हैं XIST. वो जो XIST है वो नॉन कोडिंग आरएनए को प्रोड्यूस करेगा. तो कैसे इनएक्टिव होता है? तो हमने देखा एक्स क्रोमोसोम में एक स्मॉल रीजन होगा जिसको हम इनएक्टिवेटिंग सेंटर बोलते हैं. उस इनएक्टिवेटिंग सेंटर में एक जीन होता है जिसको बोलते हैं XIST. और वो जो XIST है वो नॉन कोडिंग आरएनए को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इनएक्टिवेशन जो है सीम टू बी कॉज्ड बाय क्रोमोसोम बीइंग कोटेड बाय. अगर मान लो इनएक्टिवेशन में हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम जो XIST आरएनए से कोट हो गया, जिसमें कोटिंग हो गई इसकी, वो हमको कैसा दिखाई देगा? विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द इनएक्टिव एक्स बट नॉट बाय एन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम. जिसमें XIST आरएनए की कोटिंग हो गई वो हमको इनएक्टिव के फॉर्म में दिखाई दे मिले. अगर इसको देखने के लिए हम इस XIST जीन को किसी और क्रोमोसोम में भी अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें तो वो क्रोमोसोम भी साइलेंस्ड हो जाता है. और ये इनएक्टिवेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि डीएनए के मिथाइलेशन से कोरिलेटेड है. तो ध्यान में रखना है कि कैसे होता है. तो एक्स क्रोमोसोम में एक छोटा सा रीजन होता है, इनएक्टिवेटिंग सेंटर बोलते हैं. उस इनएक्टिवेटिंग सेंटर में एक जीन होता है XIST, वो नॉन कोडिंग आरएनए प्रोड्यूस करता है और जब उसकी कोटिंग आ जाती है तो वो इनएक्टिव एक्स बनाएगा. और इसको देखने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने XIST जीन को जब दूसरे क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस किया तो वहां भी हमको साइलेंसिंग दिखाई देती है. और ऐसा मानते हैं कि इनएक्टिवेशन जो है वो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए से कोरिलेटेड है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म तो ये अप्लाई करेगा. एक तो इस जीन का रोल है नॉन कोडिंग आरएनए, और नॉन कोडिंग आरएनए के लिए हम ये मानते हैं कि डीएनए का मिथाइलेशन होगा. ठीक है, तो ये हमने देखा, ये मैमल के केस में है. ठीक है, अब आगे आते हैं हम ड्रोसोफिला में. यहाँ हमने देखा था कि ड्रोसोफिला में दूसरे तरीके से काम करता है. माइस में या माउस में जो मैकेनिज्म है माउस और ह्यूमन में सेम हो गई, तो ड्रोसोफिला में अलग है मैकेनिज्म. यहाँ पर रिप्रेस नहीं करता ये एक्स्ट्रा एक्स एक्टिविटी को. यहाँ पर ये क्या करता है कि मेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको वो इंक्रीज कर देता है. अभी हमने देखा था कि मेल के ट्रांसक्रिप्शन को, मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ट्रांसक्रिप्शन को उसने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. अब इसके लिए ये क्या करेगा? तो यहाँ पर a set of male specific gene, the MSL complex, ये कंट्रोल करता है. क्योंकि मेल में एक्स क्रोमोसोम के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा रहा है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये बजाय इनएक्टिव, एक फीमेल में इनएक्टिव करने के बजाय ये मेल के एक्स क्रोमोसोम के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, 2 फोल्ड बढ़ा देता है, इसलिए वो कंपनसेट हो जाती है. तो इसके लिए मेल स्पेसिफिक जीन जो होते हैं, जो MSL कॉम्प्लेक्स है, वो कंट्रोल करता है डोजेस कंपनसेशन. और ये वाली जो कंपनसेशन है, डोजेस कंपनसेशन, ये फीमेल में रिप्रेस्ड होगी सेक्स लीथल प्रोटीन से. मैंने आपको बोला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में ध्यान से करना है. SXL का रोल हमने देखा था, SXL का रोल देखा था हमने फीमेल में. तो यहाँ पर ये जो है रिप्रेस्ड हो जाएगी फीमेल में, और वो जो होता है सेक्स लीथल प्रोटीन से रिप्रेस होती है. ये वाली चीज मेल में इंक्रीज करेगा, फीमेल में रिप्रेस करेगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन ना हो जाए, इसलिए वहां पर सेक्स लीथल प्रोटीन जो है वो रिप्रेस करता है. ठीक है, और मेल में इंक्रीज करेगा, और मेल में इंक्रीज करने के लिए MSL कॉम्प्लेक्स जो है वो कंट्रोल करता है डोजेस कंपनसेशन को, और यहाँ पर फीमेल में रिप्रेस करने का काम सेक्स लीथल प्रोटीन करता है, और वो उसके एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है. और ये जो इंक्रीज एक्टिविटी है मेल में, ये प्राइमरी सेक्स डिटरमाइनिंग सिग्नल जो है उनसे रेगुलेट होती है, जो विच रिजल्ट इन द डोजेस कंपनसेशन मैकेनिज्म. ये डोजेस कंपनसेशन मैकेनिज्म को चालू कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं. लेकिन फीमेल में हमने देखा था, क्योंकि मेल में सेक्स लीथल जीन ऑफ होता है सेक्स डिटरमिनेशन के टाइम पे, मैंने बताया था. और भी चाहो तो एक बार और आपको दिखा देती हूँ मैं, जिन्होंने नहीं देखा था. ये SXL जो है
ये मेल हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई है तो मेल हो गया, तो यहाँ ऑफ होता है एस एक्सेल, और फीमेल में ये ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा, और इसीलिए मेल जो है वहां पर सेक्स लिथल जीन ऑफ होगा, फीमेल में ये ऑन है। फीमेल में सेक्स लिथल ऑन है लेकिन डोजेस कंपनसेशन को ऑफ कर देगा। मेल में सेक्स लिथल जीन ऑफ है लेकिन यहाँ पर एमएसएल कॉम्प्लेक्स जो है वो कंट्रोल करेगा, और एमएसएल कॉम्प्लेक्स फीमेल में रिप्रेस हो जाएगा इससे, सेक्स लिथल प्रोटीन से, क्योंकि सेक्स लिथल जीन से ही प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर ऑन हो रहा है फीमेल में, लेकिन वो फीमेल के सेक्स डिटरमिनिंग के लिए ऑन होता है, लेकिन वो डोजेस कंपनसेशन को ऑफ कर देता है कि डबल ना हो जाए। ये मैकेनिज्म है। ठीक है, और यही जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है अगेन इन्वॉल्व नॉन कोडिंग आरएनए, यहाँ भी नॉन कोडिंग आरएनए इन्वॉल्व होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉन कोडिंग होंगे तभी वो डोज को क्या कर लेगा, कंपनसेट करेगा। अब हम बात करते हैं सी लिगेंड्स में। सी लिगेंड्स में हमने देखा था कि यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो यहाँ पर भी वो एक्स क्रोमोसोम के लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, एक्सप्रेशन इन XX एनिमल टू दैट ऑफ द सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन एक्सोमेल। हमने देखा था डिक्रीज कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो डिक्रीज जो कर रहे हैं, द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज कम्युनिकेटेड बाय अ सेट ऑफ एक्स लिंक्ड जीन दैट कैन रिप्रेस द मास्टर जीन XOL1। यहाँ भी सेक्स डिटरमिनेशन में इस जीन का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको रिप्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर जो की इवेंट है वो ये है कि डोजेस कंपनसेशन के समय एक प्रोटीन होता है SDC2, इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो ये एक्सप्रेस होता है, और ये जो SDC2 है वो ओनली हर्माफ्रोडाइट में ही एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेस होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक्स क्रोमोसोम के साथ और डोजेस कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट कर देगा। तो की इवेंट ध्यान में रखना, की इवेंट में क्या होगा, जो हर्माफ्रोडाइट है उसमें SDC2 जो है वो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होके ये एक्स क्रोमोसोम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये डोजेस कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा। और SDC2 के साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन और है DRY27। ठीक है, यहाँ पर ये इसको चालू करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है बाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स क्रोमोसोम के स्पेसिफिक रीजन पर ज्वाइन हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस करते हैं। हमने अभी देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन वहां पर रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, SDC2 also repress HER1 on the sex determination pathway। इस पाथवे में भी ये काम करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सी लिगेंड्स में जो हमने डोजेस कंपनसेशन देखा था वो ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस करके हो रहा था, तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जीन का रोल आता है, और इसके लिए एक प्रोटीन SDC2, प्रोटीन तो जीन से ही बनेगा, तो जीन एक्सप्रेस होगा SDC2 जो ओनली हर्माफ्रोडाइट में है, फिर ये एक्स क्रोमोसोम से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और डोजेस कंपनसेशन को चालू कर देगा। SDC2 के अलावा इसमें DRY27 भी काम करेगा। पहले SDC2 जाके इससे ज्वाइन होता है, फिर ये भी इंक्लूड हो जाता है DRY27, और ये तीनों का जो कॉम्प्लेक्स है ये मतलब एक्स